सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज मैं आपके सामने जो जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन लाया हूँ वो 2022 का है। और दिस क्वेश्चन ये जो टॉपिक या चैप्टर बोल सकते हैं लॉज ऑफ मोशन में से है, जहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स का कंसेप्ट यूज करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आप देखिएगा जे एडवांस का कितना इजी क्वेश्चन है, ये आप महसूस करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, थोड़ा लेंदी रहता है उनके एडवांस के क्वेश्चन। तो दो पार्टिकल मास m है। देखिए यहाँ पे आपके दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास m है, या मैं लिख देता हूं इस पार्टिकल का मास m है और इस पार्टिकल का मास भी m है। आर टाइड एट द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग, ये हल्का सा स्ट्रिंग है। अभी लाइट वर्ड्स क्यों यूज किया जानते हैं आप? लाइट वर्ड आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्ट्रिंग का मास नहीं है, इट इज अ मासलेस स्ट्रिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसका लेंथ 2a है। अब ये a क्यों लिखा है मैं आगे आपको बता रहा हूं, उन्हीं लोगों का डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है। The whole system is kept on a frictionless horizontal surface। ये जो है पूरा horizontal frictionless surface पे दिखाना है तो हम लोग दिखा सकते हैं, डायग्राम में दिखाया तो नहीं है इस तरह से ऐसे, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग को दिखाना है हम लोग दिखा सकते हैं। एक सरफेस है जो फ्रिक्शनलेस है, उसके ऊपर ये रखा गया है। तो मतलब फ्रिक्शन का फोर्स हम लोग को लेना नहीं है। With the string held tight so that each mass is at a distance a from the center p। अब देखिए ये लिखा है, यहाँ पे सेंटर p है और इस p से दोनों साइड पे डिस्टेंस a और a है, यहाँ दिया हुआ है, इसलिए वो डायग्राम में दिया है एक्चुअली। आगे नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड। अब ध्यान दीजिए क्या एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। आप एकदम है ना उंगली से ऐसा लाइट स्लाइड इसको पकड़ने का एकदम हल्के से और एकदम थोड़े से फोर्स से उसको ऊपर उठाने का। क्या कंडीशन है कि जब इसको ऊपर उठा रहे ना तो ये जो दोनों पार्टिकल है जिसका मास m है ये वर्टिकली नहीं मूव होना चाहिए, ये सरफेस पे हॉरिजॉन्टल मूव होना चाहिए। और ये कैसे मूव होगा आप इमेजिन कर सकते हैं ना, ये दोनों मास जो है वो सामने आएंगे, पास आएंगे। आप जैसे इस स्ट्रिंग को धीरे धीरे से उठाना शुरू करेंगे तो ये दोनों जो मास है वो धीरे धीरे पास आएंगे, मतलब जो डिस्टेंस a और a है या टोटल डिस्टेंस 2a है वो कम होता जाएगा। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि हो क्या है। आगे so the midpoint of the string is pulled vertically upwards with a small but constant force F। constant force है small है। as a result the particles move towards each other। पता है ना, पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा, पार्टिकल सामने आएगा towards each other on the surface। the magnitude of acceleration when the separation between them is 2x। तो ये जो पास आएगा तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है जिस समय दोनों के बीच में डिस्टेंस 2x होगा। मैं आपको दिखाता हूँ दिखेगा कैसे, वो कंडीशन आपको कैसे दिखेगा मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब कि अब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो हो गया कम हो गया, 2a से कम हो गया, अब डिस्टेंस जो हो गया 2x हो गया, ठीक है ना ये। और ये आपका फोर्स तो कांस्टेंट ही है, वो तो अप्लाई हो ही रहा है। और इसको आप ऊपर पुल कर रहे हैं फोर्स F, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये दोनों अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब दोनों अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स है तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। तो पूछ रहे हैं कि किस एक्सेलरेशन से ये दोनों अपने आमने सामने आ रहे हैं। अभी ऑलरेडी a यूज हुआ है तो मैं क्या करता हूं ना, एक्सेलरेशन का सिंबल चेंज कर देता हूं। मैं एक्सेलरेशन का सिंबल कैपिटल A ले लेता हूं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्मॉल a यूज किया हुआ, तो हम लोग कैपिटल A ले देते हैं एक्सेलरेशन। तो ये पूछा है कि जब आप इस स्ट्रिंग को ऊपर सब खींचेंगे तो ये जो दोनों पार्टिकल आमने सामने आएंगे तो जिस समय उनके बीच स्टार्टिंग में उनके बीच में डिस्टेंस कितना था, 2a था। अब जब उनके बीच में डिस्टेंस 2x हो जाएगा उस समय उन दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, जो आमने सामने दोनों अप्रोच कर एक दूसरे को, तो एट डिस्टेंस 2x उनका उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब हम देखेंगे ये कैसे सॉल्व होता है। हम लोग कोशिश करेंगे इसको एफबीडी से किस तरह से सॉल्व होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करता हूं पहले, अब हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी एक ले लीजिए, दोनों को एफबीडी करने की जरूरत नहीं, किसी एक को लेंगे तो सेम चीज दूसरे मास पे भी अप्लाई होगा। तो मैं ये वाला एफबीडी इस पे अप्लाई कर रहा हूं, ये वाला जो है। तो ध्यान से देखिए मैं एफबीडी कर रहा हूं, तो आपका ये पार्टिकल है, ठीक है, इसका मास m है, इसका मास m है, ये राइट की तरफ मूव कर रहा है। मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं। अब इस पार्टिकल में क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है
तो हम जानते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन होगा, टेंशन T। अब हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा। अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, अगर ये आपका पॉइंट P है, यहाँ पे फोर्स F है। अभी ये दोनों स्ट्रिंग का लेंथ A दिया हुआ है कि लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2a, लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2a, तो जब ऊपर खींचेंगे तो ये a इधर होगा, ये a इधर होगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो 2 है। मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, तो आप इसको थीटा ले सकते हैं और इसको भी थीटा ले सकते हैं। प्लीज गेट माय पॉइंट, एंगल थीटा आइसोसेलेस के हिसाब से, मतलब यहाँ पे FBD पे ये एंगल थीटा हो गया। तो इसका मतलब इस टेंशन को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ हो जाएगा T cos थीटा और यहाँ हो जाएगा आपका T sin थीटा, ठीक है। अब इसका वेट तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड mg हो गया, ठीक। अब वर्टिकली तो बैलेंस्ड है, क्योंकि ये क्लियर है क्वेश्चन में कि वर्टिकली तो पार्टिकल मूव नहीं हो रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। सिंस वर्टिकली मूव नहीं हो रहा है तो बैलेंस्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि T sin थीटा शुड बी इक्वल टू mg, बैलेंस्ड है। हाँ, पार्टिकल मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट, मतलब ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है T cos थीटा, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सेलरेशन, ये रिस्पांसिबल है उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन के लिए, व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉरी, मैंने एक्सेलरेशन को कैपिटल A लिखा हुआ है, तो हम लोग A लिख रहे हैं, कैपिटल A। एक्सेलरेशन को हमने कैपिटल A लिखा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल a यूज किया हुआ है, तो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये FBD हो गया इस पार्टिकल का। अब मैं FBD किसका करूंगा मालूम है, ये पॉइंट P, सपोज ये पॉइंट P है ना, इधर समझ लीजिए जब ये ऊपर पहुंचा तो सपोज ये पॉइंट P डैश है, जस्ट इमेजिन दिस पॉइंट इज P डैश। तो अब मैं FBD उस पॉइंट P डैश, वहां कोई पार्टिकल नहीं है, वहां से स्ट्रिंग हल्के से हम उसको खींच रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है, उसका फोर्सेस क्या एक्ट कर रहे हैं उस पार्टिकल P, जब वो पॉइंट इधर P डैश है, जिस समय दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस 2x होगा, तो सपोज वो जो पोजीशन है उसको हम लोग P डैश बोलते हैं, तो उस समय क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, मैं उसका FBD कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका P डैश है, आपका ये फोर्स है F ऊपर की तरफ, हम जानते हैं कि स्ट्रिंग एक्ट कर रहा है, सेम ही स्ट्रिंग है तो टेंशन तो T रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये थीटा होगा, सिंपल अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए ये T को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, हम लोग रिजॉल्व करते हैं T को दो पार्ट में, तो हॉरिजॉन्टली ऐसे रिजॉल्व होगा, ये थीटा है आपका, ये भी थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा T cos थीटा, ये भी हो जाएगा T cos थीटा, और दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, दोनों का T cos थीटा डाउनवर्ड होगा, दो T cos थीटा डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2T, सॉरी cos नहीं sin थीटा, 2T sin थीटा। ये थीटा है ना, तो ये आपका cos में जाएगा और दूसरा कंपोनेंट sin में जाएगा, और दोनों कंपोनेंट sin वाला डाउनवर्ड है, तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया 2T sin थीटा। अब ये जो T cos थीटा क्या होगा, वो ऑपोजिट है ना, दोनों हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट है, तो कैंसिल कर जाएगा, ये तो बैलेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बैलेंस हो गया। अब व्हाट अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट, 2T sin थीटा का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू 2T sin थीटा। अब ये 2T sin थीटा शुड बी इक्वल टू F, जिस F से आप पुल कर रहे हैं, क्यों इक्वल होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझना है, इसलिए इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं हुआ, अगर F ज्यादा हो गया, F अगर ज्यादा हो गया, तो पार्टिकल जो है फिर हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल भी ऊपर आएगी, शायद हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल ऊपर आए, जो कि नहीं चाहिए होगा। हम नहीं चाहते कि हमारा पार्टिकल वर्टिकल ऊपर आए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करे। उसके लिए जरूरी है कि ये जो 2T sin थीटा है एंड F शुड बैलेंस इच अदर, उसकी वजह से अनबैलेंस फोर्स खत्म हो जाएगा। जब अनबैलेंस फोर्स खत्म हो जाएगा तो वर्टिकल मोशन इन पार्टिकल्स का नहीं होगा, गेटिंग द पॉइंट, और सिर्फ इनका एक्सेलरेशन होगा, और ये स्मॉल फोर्सेस सिर्फ उसको खींच, मतलब इसको सिर्फ मूव हॉरिजॉन्टली मूव कराने के लिए उतना ही फोर्स रहेगा जो उनको हॉरिजॉन्टल मूव करा सके। तो हम यहां बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू 2T sin थीटा। तो यहां पे F इज इक्वल टू 2T sin थीटा है, यहां पे T cos थीटा इज इक्वल ma है, तो हमको एक्सेलरेशन यहां से मिलना चाहिए, है कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं। तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो F, मैं F ऐसे रहने देता हूं 2T। अब यहां से आप T देखेंगे ना, तो T इज इक्वल टू ma अपॉन cos थीटा, तो T को लिखता हूं ma अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा। हमको एक्सेलरेशन चाहिए, सबको एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, नहीं तो पहले एक काम करता हूं मैं, 2 sin अपॉन cos को मैं tan थीटा लिख देता हूं इनटू ma, तो f अपॉन 2m tan नीचे आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन।
सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f अपॉन 2m और 1/10 को हम cot लिख सकते हैं, cot थीटा। अब देखिए f उन्होंने दिया है, m उन्होंने दिया है, थीटा हमने लिया है, तो हमको थीटा हटाना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। तो चलिए ट्रायंगल का मदद ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये आपका इस समय जब थीटा है उस समय ये डिस्टेंस जो है वो 2x है। अगर ये डिस्टेंस 2x है, ये मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा x और x, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग पाइथागोरस समझते हैं, इसको अगर हम पाइथागोरस समझते हैं, तो जो वर्टिकल पार्ट है दैट विल बी हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पाइथागोरस के हिसाब से, ठीक है। तो अब देख लीजिए cot थीटा का फार्मूला क्या होना चाहिए, f अपॉन 2m, cot थीटा इज एडजेसेंट, cot थीटा इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो एडजेसेंट साइड आपका x है, ऑपोजिट साइड आपका रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। ये फाइनली आपको आंसर मिल गया इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी जो उन्होंने दिया है। थीटा हम में आंसर नहीं रख सकते क्योंकि थीटा हमने अज्यूम किया हुआ है। लेट्स सी ऑप्शन है क्या हमारे पास, यस हमारे पास बी ऑप्शन है, जहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन है f अपॉन 2m x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आप देख रहे काफी बहुत, मतलब ये तो कोई बोलेगा कि भाई जेई मेन से भी इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें तो दो जगह एफबीडी है, एक बार आपका पार्टिकल का और एक बार आपका स्ट्रिंग जो ऊपर मूव हो रहा है, बस उस जगह पे एफबीडी अप्लाई करो, इक्वेट करो, हो गया आपका 4 मार्क जेई एडवांस में। 2022 का क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको मतलब बताना चाह रहा हूं कि जेई एडवांस काफी इजी, मतलब मैं नहीं बोलूंगा एकदम इजी होता है, लेकिन जेई मेंस के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जेई एडवांस डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है। बस मेरा हमेशा एक ही, हर वीडियो में एक ही बात रहता है कि कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाओ, कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाओ, फॉर्मूला लिखो चैप्टर वाइज, उसको रिवाइज करते रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय अलग अलग चैप्टर से करो, अलग अलग टॉपिक से करो, अपने आप को चैलेंज दो, ब्रेन को चैलेंज दो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ और फिर जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, अनकंफर्टेबल पोजीशन में करेंगे सम्स, तब जाके एग्जाम में आप कंफर्टेबल होंगे। तो आप मेरे और भी चैनल, अपना चैनल मेरे और भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जहाँ पे मैं सीटी, नीट और सीटी और जेईई मेंस का भी क्वेश्चन डाला हुआ है अलग अलग टॉपिक से। तो अगर आप एक बार देखते भी हैं सिर्फ, तो क्या होता है कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा टॉपिक्स, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे सम सॉल्व करने से पहले उस कंसेप्ट को रिवाइज भी करवाया है, तो भी आपको बेनिफिट हो जाता है कि आपका टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है। तो ऐसे ही देखते रहेगा, मैं ऐसे अलग अलग वीडियोस के, अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस लाते रहूंगा। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।